दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल जयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। रावल रतन सिंह को खिलजी ने कैद कर लिया धोखे से और अपने साथ दिल्ली ले गया। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। अब खिलजी ने रावल रतन सिंह को दिल्ली ले जाने के बाद चित्तौड़ में एक संदेशा भिजवाया, और संदेशा क्या है देखिए, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यहां आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, ना मानी शाही शर्त तो फिर पीछे पछताओ। अब ये निर्दयी एक संदेशा भेजता है कि अगर पद्मिनी रानी को तुमने दिल्ली नहीं भेजा, उसका डोला यदि दिल्ली नहीं पहुंचा, तो हम रावल रतन सिंह का शीश काट कर भेज देंगे। अब ये बात जब चित्तौड़ के दुर्ग में रानी को पता चली, यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया था रण में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्मी विजय स्वर में बोला था। महारानी एकदम से अचंभित हो गई और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रयास करने की सोचने लगी। और इधर जब रावल रतन सिंह ने, देखो इसके पीछे कहानी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहां आया, उसने एक शर्त रखी कि मुझे यदि पद्मिनी का चेहरा दिखा दोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अब ये बात रावल रतन सिंह और उनके जो भी सेनापति थे वो सब उन्होंने बैठ के चर्चा की, तो इसमें जो गोरा और बादल थे, वो उनके जो भी अन्य साथी थे वो इस चीज से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये हमारी माता है, जगदम्बा के समान है, हम इस निर्दयी व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। लेकिन रावल रतन सिंह ने प्रजा की हानि, प्रजा की सुरक्षा, इन सब को ध्यान में रखते हुए खिलजी की बात मानी, और इस बात को मानने के कारण गोरा और बादल अन्य सैनिकों के साथ वहां से छोड़कर जंगलों में चले गए। अब जब खिलजी द्वारा रावल रतन सिंह को धोखे से अपहत कर लिया गया, तो रानी को वापस याद आती है गोरा बादल की। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। खिलजी भी डरता था उनसे। विश्व सुंदरी तो वह पद्मिनी थी जिसके सामने शीशा तक टूट गया। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था पानी में चेहरा, तो उसका भी पसीना छूट गया। बिल्कुल रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। रत्न सिंह की संधि नीति उनको अच्छी नहीं लगी। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था, मन में लिए तिरस्कार की ज्वाला। अरे भैया आप हो कि नहीं हो? एक बार क्या? हाँ हटे गया को नहीं? ओके लिखो फटाफट। मैं खाली कविता पढ़ लू, ला रहा हूं को नहीं। अच्छा फीलिंग ले रहे हो एकदम जोहर वाली के सर, अबार 2-4 को जोर कराए दे गांव में पकड़। ओके चलो आगे चलते। अब रानी ने क्या किया? गोरा को खोज निकाला। अब जब गोरा से रानी मिली तो उसने खिलजी का पैगाम उसको सुनाया। अब क्या बोला आगे देखो।
गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वर नहीं मिट पाया। अब देखो, गोरा को उसने खिलजी का पैगाम सुना दिया, जो रानी पद्मिनी थी, लेकिन गोरा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वो रावल रतन सिंह की संधि नीति से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, उस वजह से वहां से निकला था, तो उसको थोड़ा अपमान महसूस हो रहा था। आगे चलते। बोला, मैं तो बहुत बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राज मुकुट की हट कैसे पहचान। तो गोरा ने कहा रानी को कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, राजनीति मुझे नहीं आती, और मैं निर्वासित हूं, मुझे वहां से निर्वासित कर दिया गया है। वो राज मुकुट की जो हट थी उसके आगे मुझे वहां से जाना पड़ा, वो मुझे पता नहीं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई, अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। पद्मिनी ने कहा कि वीर, ये क्रोध करने का समय नहीं है। अगर आपकी पद्मिनी रानी दिल्ली चली गई तो अपने राजपूत कुल पर दाग लग जाएगा, जो तुम फिर जिंदगी पर पछताओगे उस चीज के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। अब राणा से जो भी गलती हुई है उसको भूल जाओ, माफ करो राणा को। और यह कहकर गोरा के पैरों में झुकी पद्मिनी रानी, और ये इतनी सी बात बोलकर पद्मिनी गोरा के पैरों में झुक गई। बड़ा मार्मिक दृश्य। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला। गोरा एकदम से अचंभित हो गया कि एक शक्ति स्वरूपा माता समान और राजमाता मेरे पैरों में गिरी है, तो गोरा थोड़ा सा अचंभित हो गया। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा सोला। अब गोरा में जोश आ गया। अब गोरा क्या बोलता, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा, एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। कहता गोरा कि अब निश्चिंत रहो, मेरे धड़ पर जब तक ये सर है, महाकाल की कसम है, मुझे राणा का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। हे माते, तुम निश्चिंत रहो और महलों में जाकर समर भवानी देखो। अब खिलजी हमारी जो केसरिया तलवारें हैं उनका पानी देखेगा। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सर कटने पर, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। देखो, जो वास्तव में ऐसे लोग थे, जो बोल दिया वो कर दिया। कहते हैं कि गोरा का सर कटने के बाद भी उसकी धड़ लड़ती रही। ये होता है अपने स्वामी भक्ति का प्रमाण, अपने क्षेत्र के बचाव के लिए, अपने वचनबद्धता के लिए। गोरा भतीजा था तो बादल कौन था? गोरा भतीजा नहीं था। एक लिंग की सौगंध, महाराणा वापस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रयोजन भी न रोक पाएंगे। देखो, एक लिंग की मैंने आपको इसलिए पहले बताया कि मेवाड़ के जो भी शासक है वो एक लिंग जी को सब कुछ मानते हैं, हर बात में एक लिंग जी की बात करते हैं। तो यहां भी गोरा एक लिंग जी की सौगंध खाके बोलता है कि एक लिंग जी की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी ना रोक पाएंगे।
शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कहानी। देखो, इस कविता से आप जो चित्तौड़ का पहला साका हुआ आराम से याद कर सकते हो। थोड़ा बहुत जैसे आप गाने याद करते हो, मैं ये मानता हूं कि ये जो गाने हैं उनके बजाय आप ऐसी चीजें पढ़ो, ऐसी चीजें याद करो, तो आपका जो विषय है वो भी मजबूत हो जाएगा। खिलजी मचला बैठा था पानी में आग लगाने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। खिलजी उधर अलग ही उसका सिस्टम चल रहा है कि अब तो रानी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और अब इसी बीच गोरा ने, बादल ने जो कार्यक्रम निर्धारित किया कि भाई 700 डोलियां सजेगी, उसमें पद्मिनी के वेश में एक लोहार जाएगा, बाकी सारे सैनिक उसकी सखियों के साथ, सखियों के रूप में दिल्ली जाएंगे। तो ये सारी चीजें पहले से उन्होंने प्लान करके रखी थी। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बदले से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी, पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक लगाया, दिल पर पत्थर रख कर भीगी आंखों से विदा किया। अच्छा, मेरी हंसी पद्मिनी से कम नहीं, सच में? मतलब मेरे को आप जौहर करवाओगे? मैं जौहर नहीं करूंगा, मैं करूंगा साका। चलो आगे देखो। खबर भेज दो खिलजी, पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। 700 सैनिक, 700 डोलियां सजी, और एक सैनिक लाखों से भिड़ने की क्षमता रखता है। एक एक कर बैठ गए, सज गई 700 डोलियां, एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। यहां बलिदान की बात आती है, वो कह रहा है कि मैं बलिदान दूंगा, ये कह रहा है मैं बलिदान दूंगा। होड़ लग गई। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशों लहराई। अब जैसे ही उन्होंने जयकार लगाई, हर हर महादेव, उससे दसों दिशाओं में उस ध्वनि का प्रभंजन हुआ। घोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़गढ़ को फिर जी भर के देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कहानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचे खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह, पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। अब जो खिलजी का सेनापति था वो कहता है कि पद्मिनी आ पहुंची है मलिका बनने के लिए, और खुशखबरी यह है कि वो 700 सखियां भी साथ लाई है। वो राजी हो रहा है, उसको पता नहीं है साक्षात मौत है। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। सेनापति कहता है
कि उनकी एक शर्त है, वो कह रहे हैं कि हमें पहले राणा रतन सिंह से मिलना है। और खिलजी एकदम से उछड़ा कि मिला दो जल्दी से, अब क्या दिक्कत है। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। अब गोरा ने बादल को बुलाया और कहा कि बेटा अब मर कटने का, मर मरने का समय आ गया है। हमारी जो मेवाड़ मातृभूमि है उसके लिए कुछ हमें करना है। ये लोहार पद्मिनी वेश में बंदी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे जाएगा, ये बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त कराएंगे। घुड़सवार कुछ इधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। ये जो लोहार है ये पद्मिनी के वेश में जाएगा और राणा की बेड़ियां काटेगा, और केवल 10 डोलियों के साथ गोरा पीछे जाएगा, और बाकी जैसे ही हम राणा को मुक्त करेंगे उधर बाकी के घुड़सवार तैयार रहना। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और साई सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। जी, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पद पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर मटना, तिल तिल कर मरना, मेवाड़ी मान न जाने पाए। बादल को गोरा कहते हैं कि मेरे लाल, हमारी आन नहीं जानी चाहिए, हमें मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेवाड़ी मान नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं। यहां पर थोड़ा गोरा भावुक हो गया और कहा कि बेटा तुझे गले लगा लेता हूं, आजा, हो सकता है हमारा अंतिम मिलन हो, उसके बाद हम नहीं मिले। और कैसा दृश्य रहा होगा। यह के बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। अब गोरा ने जैसे ही बादल को गले लगाया वो भावुक हो गए, और उनको लगा कि नहीं, ये भावुक होने का समय नहीं, यहां युद्ध चल रहा है, राणा को सकुशल पहुंचाना है, मेवाड़ का मान रखना है, सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है। भावुक सा लगा, लेकिन नहीं। सावधान कह पुणे पद पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया जट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब गोरा ने कहा सावधान, और वापस मुड़कर अपनी आंखों का पानी पोंछा और गोरा को कहा कि चलो आगे युद्ध करने का समय आ गया है। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन कटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर कटे, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। अब जैसे ही गोरा रतन सिंह के पास पहुंचे, उनकी बेड़ियां काटी, तो रतन सिंह भावुक हो गए और अपने सेनापति की नमक हलाली देखकर उनको आश्चर्य हुआ, पछताए, कहा कि ये मेरे से गलती हो गई। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। उसको पता था मेवाड़ के वीर कितने खतरनाक है, उसको पहले से शंका थी। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई। अब उसको लगा कि पद्मिनी तो नहीं आई है, लेकिन ये जो सेना है खिलजी की मौत है, और ये साथ में लेके आए हैं सब कुछ। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानो राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ बैठाया। राणा को समझाया कि आप रह जाओगे तो हमारा मान रह जाएगा, आप यहां से जाओ, ये टिड्डी जो भी टिड्डी दल है इनको हम देख लेंगे, इन टिड्डियों को साफ कर देंगे नक्शे से। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई,
खिलजी ललकारा, दुश्मन को भागने जाने देना, रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। अब खिलजी को पता चला तो ललकारता है कि दुश्मन को भागने जाने देना, रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। टूट पड़े मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकाया, हर हर महादेव का गर्जा, नभ भेदी जयकारा। निकले डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने लगी तलवारें खटकने। अब जैसे ही डोलियों से मेवाड़ी सैनिक बिजली की तरह निकले, ऐसे लग रहा है बिजली चमक रही है, काली माता अपना खप्पर खून से भरने को तैयार है। राणा के पथ पर साई सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा झपर से एक कदम भी आगे न बढ़ सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। गोरा धनाधन सर काटने लगा, क्योंकि लक्ष्य सर्वोपरि, मान सर्वोपरि, बलिदान सर्वोपरि, ये विशेषता। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा गिरे हुए, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगृत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। जैसे फूल कांटों के, असंख्य कांटों के बीच में खिलता है, वैसे ही गोरा दिल्ली की सेना से गिरा। मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। जो यह टिड्डी अभी आती है ना, वो ही एरिया है जहां से आक्रमणकारी है। अच्छा, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। देखो, ये हमेशा से छल कर, जो भी आक्रमणकारी थे ये छल से जीते थे, और यहां पर भी इन्होंने छल का प्रयोग किया। खिलजी ने पहले छल से रतन सिंह को बंदी बनाया, उसके बाद यहां पर भी छल किया। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जपर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। अब गोरा ने, जफर से गोरा का सामना हुआ तो जफर ने धोखे से गोरा का शीश उतार दिया। देखो, गोरा ने पहले ही कहा था पद्मिनी रानी से कि जब तक गोरा के मस्तक पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी उसका मस्तक नहीं कटेगा। अब यहां पे जफर ने गोरा का शीश धोखे से काट दिया, जंगा पे वार किया। मगर वहारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। गोरा ने अपनी तलवार से जफर को, केवल धड़ लड़ रही है, सिर कट चुका है, तलवार से जफर को चीर दिया। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अब जैसे ही बादल ने देखा कि काका का धड़ और सर दोनों अलग हो गए, तो महारुद्र सा गरजने लगा। अरे कायरों नीच बांगड़ों, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिरा छूटा था। अब बादल रण में अग्नि सा दौड़ रहा है, मार काट रहा है। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी,
जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची पड़ी। दुश्मन का भाला लग गया बादल के पेट में, आंतें निकल गई और लाखों तलवारें उस बादल के आसपास दिख रही। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। अब जैसे ही उसकी आंतों में लगी, उसने केसरिया वहां पर बांधा और लड़ाई करने लगा, युद्ध करने लगा। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था। उनको तो कणकण अरियों के सोन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे। अब राणा अपने स्थान पर सकुशल पहुंच गए थे और गोरा और बादल उस अवस्था में भी युद्ध कर रहे थे और तिल तिल कर सैनिकों का नाश कर रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रत्न सिंह पर, लेकिन रंचक आंच न आने पाए। जितने भी मेवाड़ी वीर सिपाही थे एक एक कर मिट गए, लेकिन राणा को आंच नहीं आने दी। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो ये एक कविता है जो पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित है। इसका नाम है पद्मिनी, गोरा बादल। इसमें जो आपके चित्तौड़ का पहला शाखा है उसके बारे में सारी चीजें बताई हुई। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आराम से आपको कभी जिंदगी में चित्तौड़ का पहला शाखा याद करने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बजाय रटने के आप कंसेप्ट को क्लियर करो तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अच्छे कार्य में समय लगता है। आपको किसी से लड़ाई करनी तो कितना समय लगेगा? आप गए, एक झापड़ लगा दी और 100 जने इकट्ठे हो जाएंगे। अर्थात पद्मिनी का चाचा और भाई दोनों मर मिट गए। बिल्कुल, आपको सुधार करना उसमें समय लगेगा, खराबा करने में समय नहीं लगता। बिगाड़ो करण में की टाइम नहीं लगे, 1 मिनट लागे, और सुधारो करण में कई साल लाग गया। ठीक है, तो आज को टाइम तो है गो। आज बोर्ड अपन का सा परेशान कर दिया, फाइलें ही परेशान कर दी। अगलो ही समस्या आज ही आई है, हो सके काल को ना आज निबड़ गो, क्योंकि आप गोरा बादल पढ़ ली थी, समस्या को निराकरण कर लियो तो कल आप और बढ़िया पढ़ा। तो पहलो साको याद रखना है, कदियो 1303 के मायने आक्रमणकारी कौन था, किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सामने राजा कौन था? रावल रतन सिंह। सेनापति कौन थे? गोरा बादल। जोर किसने किया? पद्मिनी ने। ठीक है, तो अब आप सब मने जाऊन री आज्ञा दो, मिलना काले पाचा समय माते। और मजो आयो, बढ़िया लागी, एकदम रोमांचित ही आओ, खून खोलन डूगो थांगो केसर अबार में। तो देखो निकला गांव के मायने तलवार ले और 1-2 ने अबार में केसरिया करा रहा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बढ़िया लगे तो। ठीक है, राम राम सबने, कल मिला, धन्यवाद।